स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 26। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दो बिकर दे रखे हैं हमें। एक बिकर है कॉपर प्लस FeSO4, एक में है जिंक प्लस FeSO4। तो देखो कॉपर क्या है Cu प्लस में FeSO4। अगर मैं केदारनाथ का माली वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो Fe है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होगी नहीं। और अगला, अगर मैं जिंक को FeSO4 में डालूँ, देखो भाई केदारनाथ का माली आलू जरा में जड़न पहले आ गया, फीके में Fe बाद में आया, इसका मतलब जिंक Fe से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन होगी। तो ये क्या बनेगा ZnSO4 प्लस में Fe। अब हमें क्वेश्चन रीड आउट करने हैं। इसे कहता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल से आयरन और कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये बात ट्रू है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देखो आयरन और कॉपर से। और जिंक मोस्ट रिएक्टिव है फॉलोड बाय कॉपर एंड देन आयरन, ये गलत है। जिंक इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे पहले जिंक आएगा, फिर कौन आएगा Fe, फिर कॉपर, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सी को भी हम रीड आउट करते हैं। आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल फॉलोड बाय जिंक एंड कॉपर, ये भी गलत है, सबसे ऊपर आएगा जिंक, फिर Fe, फिर कॉपर। अगला आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, फिर वो कॉपर, फिर जिंक आएगा, ये गलत दे रखे, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या है, पहले जिंक, फिर Fe, फिर कॉपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, वाइट लाइट पास हो रही है, स्प्लिट होके 7 कलर बन गए यहाँ पे स्क्रीन पे। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट अबो डायग्राम। जो कलर है पोजीशन 5 पे वो सिमिलर है कलर ऑफ गोल्ड मेटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनता है, विब ग्योर, GYOR। तो अब 5 पे क्या कलर जा रहा है भाई, हमारा 5 पे जा रहा है ब्लू कलर। क्या जा रहा है, ब्लू। इसने क्या बोला, गोल्ड मेटल का कलर तो येलो होता है, तो ए ऑप्शन गलत है। अगला 2 पे क्या कह रहा है, जो कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ देन 1। तो इसने क्या रखा है 1 के आसपास उसकी वेवलेंथ होती है। और अगले में क्या रखा है 7 वाला वॉयलेट है। अब हम 7 वाले को पढ़ते हैं। देखो 7 वाला वॉयलेट है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगला, द कलर एट पोजिशन 1 इन ट्रैफिक लाइट में यूज होता है डेट व्हीकल मस्ट गो। तो देखो भाई 1 पे हमारा रेड मार्क यूज होता है, और ट्रैफिक लाइट का में जो रेड है वो स्टॉप के लिए होता है, ना कि गो के लिए। गो के लिए तो ग्रीन होता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत है। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कि 7 पे वॉयलेट कलर है। नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वोमिटिंग, ये सब जो इनवॉलंटरी एक्शन है ये सब कंट्रोल किए जाते हैं हिंड ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज नोन एज। अब हम जानते हैं जो P है वो होता है 1/f, और F को हम लेते हैं मीटर के अंदर। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होता है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा 4 स्टूडेंट है ABCD, उन्होंने pH वैल्यू देखी वाटर की, लेमन जूस की, सोडियम बाइकार्बोनेट की, और फिर उसके बाद उन्होंने pH वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब देखो भाई हमें पता है कि जो बेस है उसका pH सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पानी, लेमन जूस और सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस, तो सबसे ज़्यादा pH होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, फिर पानी का, फिर लेमन जूस का। तो देखिए किस में ये ऑप्शन है, सी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये हमारे पास बिफोर स्टार्च, ये हमारे पास क्या दे रखी है, ग्रीन लीफ, ठीक है। ये आफ्टर स्टार्च जब टेस्ट किया तो ये कैसा कलर हो जाएगा भाई, इसका ब्लू ब्लैक। अब हमसे पूछ रखा है आइडेंटिफाई द ए। तो देखो जैसे स्टार्च चेक करते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन से, हमें पता है कि ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक में, ओके। नेक्स्ट हमारा व्हेन ए पर्सन यूजेज ए कन्वेक्स लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो भाई कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम यूज करें क्योंकि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखें, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है उससे कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो हमें बड़ी इमेज दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर इज द एग इज फर्टिलाइज। देखो भाई जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट होता है, उसमें जो स्पर्म है और एग है वो मीट करते हैं, और जो पहली सेल बनती है वो जाइगोट बनती है, वो फुल स्टॉप जितनी छोटी होती है, ठीक है। तो वो ओविडक्ट होता है जहाँ पे पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इन दीज रिएक्शन ZnO को जब मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो क्या बनता है भाई, ZnCl2 और H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऐसे ही ZnO को NaH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन रहा है भाई, सोडियम जिंकेट बन रहा है और पानी बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड किसके रूप में बिहेव कर रही है, देखो भाई यहाँ पे ZnO ये क्या है, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ये हमें पता है ये क्या है, बेस। अब ये किसके रूप में रिएक्ट कर रही है, एसिड। तो इसका मतलब ZnO ने एसिड के रूप में बिहेव करा और एक बार बेस के, तो इसलिए क्या है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट
विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, कौन बेस नहीं है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस। लेकिन जो हमारा C2H5OH है वो बेस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, और हम जानते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वही बेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन डैट कैन बी ऑब्जर्व ऑन द मून इज। अब बताना है हमें क्या ऑब्जर्वेशन हमें मून पे दिखाई देगी। देखो भाई, सन अपीयर डार्क, मून डार्क नहीं दिखाई देगा, वो सॉरी मून पर सन डार्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मून पर भी सन दिखाई देता है। आगे, स्काई जो है मून, स्काई ऑफ मून लुक लाइक दैट ऑफ अर्थ, बिल्कुल गलत। अर्थ में स्काई अलग दिखाई देता है, मून में अलग दिखाई देता है। सन अपीयर प्योर वाइट, सन बिल्कुल प्योर वाइट दिखेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी के साथ। नेक्स्ट हमारा, विच करेक्टली टेल अस अबाउट ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होता है? सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? जिससे स्मेल से पता लगे, है ना, टेस्ट स्टोरिंग करते हैं, स्मेल से पता लगता है। और वैसे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे 3 होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, क्लोव, वनीला एंड ओनियन, 3 है हमारे, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑर्डर चेंज होती है, ऑर्डर का मतलब स्मेल चेंज होती है, ओनली एसिडिक मीडियम में थोड़ी ना करते हैं। हाँ, एसिडिक मीडियम में तो स्मेल एजिटिव रहती है, जैसे प्याज है उसकी स्मेल एजिटिव रहती है, लेकिन बेस मीडियम में उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये केवल बेस में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा, इथेनॉल जब Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? देखो भाई, इथेनॉल जो है इसमें कार्बन कितने होंगे? 2, और ओल का मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? C2H5OH, ठीक है, हाइड्रोजन OH के साथ रिप्लेस हो गया। अब हमारा इसने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? सोडियम इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट हमारा, मेंडल ने सिलेक्ट किया था गार्डन पी प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो इसके क्या रीजन थे? पहला तो पी प्लांट है, उनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है और ईजी होता है उनको मेंटेन करना। दूसरा, पी प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और जो फ्लावर है पी प्लांट के वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। और जो पी प्लांट है वो डिस्टिंक्ट और ईजी ऑब्जर्वेबल ट्रेट है, उससे गुणों को आराम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन के जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ए ऑप्शन पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या होता है? लीवर। और लीवर हमारा दोबारा रीजनरेट हो जाता है बॉडी के अंदर। जब लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है लाइम वाटर में तो इसका कलर कैसा होएगा? देखो भाई, रेड से बेस में क्या बनता है? ब्लू, और लाइम वाटर क्या होता है भाई? बेस। नेक्स्ट हमारा अशेरेशन रीजन के क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एफ इन ए कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। यस, बिल्कुल ठीक है। कॉनकेव वर्ड चाहे मिरर हो या लेंस हो, उसमें हमेशा एफ की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और एन इन ए कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और डिस्टेंस ओरिजिन के जो राइट में है हमेशा क्या ली जाती है? पॉजिटिव, और लेफ्ट में ली जाती है नेगेटिव। ये इसका रीजन है, तो ए ऑप्शन आएगा। अगला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, बिल्कुल ट्रू है। अगला, फिनोथलीन जो है वो पिंक कलर की हो जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब वो क्या है? बेस में हमेशा क्या होता है? पिंक कलर। और कलरलेस कब रहती है? जब हम इसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा अपना? बी। ब्रेन एक नाजुक, डेलिकेट का मतलब नाजुक ऑर्गन है, जो कि घाव से बचाने के लिए हम इसको बोनी बॉक्स क्रैनियम में सेव करके रखते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और बोनी बॉक्स ही इसको प्रोटेक्ट करता है किसी शॉक से। एक मिनट को इसे क्या कहते हैं? ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है जो कि प्रोटेक्ट की जाती है फ्रॉम इंजरी, घाव से प्रोटेक्ट की जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन घाव से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, इसको शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं हम। किससे प्रोटेक्ट कर रखने के लिए करते हैं? शॉक से, इसलिए ये ऑप्शन हम गलत मानेंगे। अगला, बोनी बॉक्स ही प्रोटेक्ट करता है इसको किसी शॉक से, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, इसलिए क्या ऑप्शन आएगा? डी। नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक्वायर्ड जो ट्रेट होते हैं वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो सकते, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं। अगला, एक्वायर्ड ट्रेट हाँ पास नहीं हो सकते, तो ये बात ट्रू है। आगे, इनअक्यूरेंसी जो होती है डीएनए कॉपी में वो क्या होती है? एक्वायर्ड ट्रेट में मिनिमम होती है, तो ये क्या है भाई? फॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट का डीएनए कॉपी से कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, से क्या ऑप्शन आएगा? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई,
क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डू यू कॉल द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट विच कंप्राइज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब हमें एनवायरनमेंट की वो फंक्शनल यूनिट बतानी है जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट रखती है। देखो भाई, हम जानते हैं लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर, और नॉन लिविंग कैसे होते हैं, अबायोटिक। लिविंग में आगे प्लांट, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, और नॉन लिविंग में कौन से आगे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम इफ़ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देखिए भाई, अगर मैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से रिमूव कर दूं तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो हमारी जो धरती है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी कचरे का ढेर बन जाएगी, साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल का तो बननी ही है। तो दोनों के तरह के वेस्ट हमारी धरती पर पड़े रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो अब हम इसका प्रॉपर जो आंसर पीछे लिखा हुआ है उसको रीड आउट करते हैं। देखिए भाई, बी पार्ट। देखिए भाई, जो मैंने अभी आपको बताया था, देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी है, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाते हैं। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम रिमूव कर दें तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, तो यहाँ पे मिट्टी में भी पोषक तत्व वापस नहीं पहुँचेंगे, तो प्लांट्स भी नहीं उग पाएंगे, ठीक है ना। तो प्लांट भी जनरेट नहीं हो पाएंगे। अगला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी है और उसके फॉलोइंग पार्ट बनाने हैं, एक ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, रेनाल आर्टरी। तो देखो भाई, हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास पूरा डायग्राम है। सबसे पहले ये क्या है, हमारा बोमन कैप्सूल, ठीक है, और इसके अंदर जो ये ब्लड वेजल्स दिखाई दे रही है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये देखो रेनाल आर्टरी, और जो ये ट्यूबुलर पार्ट है ये क्या करेगा, सारे चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करता है। ये हमारा यूरिन को कलेक्ट करने की डक्ट है पूरी, ठीक है। तो आपको सारा बताया, कप लाइक शेप को ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर की जाती है पैकेट नाइट्रोजन गैस। क्यों की जाती है भाई, जो नाइट्रोजन गैस है वो इनरिएक्टिव गैस है। दूसरा, ये फूड को स्पॉइल होने से बचाती है ना, तो इस वजह से उसमें डाली जाती है। गोल्ड और प्लेटिनम है, उनको मॉइस्चर में जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो इनरिएक्टिव है, तो ये कभी भी कोरोजन नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है दोनों के लिए। चलो भैया एक हम करके भी देखते हैं 23 का। देखिए भाई, इससे एक एग्जांपल दे रखा है ऑक्सीडेशन का। देखो ऑक्सीडेशन का ये भी दे रखा है कि अब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है। देखो भाई, Fe सॉलिड है तो उसने Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। आगे रिडक्शन में Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो Fe+2 बना लिया, है ना। तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, राइट टू मेन पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन के 2 पार्ट बताने हैं और फंक्शन बताना है सभी का, ठीक है। देखो भाई, हिंड ब्रेन के 2 पार्ट देखिए हमारा। देखिए भाई, हिंड ब्रेन में एक तो मेडुला और एक सेरिबेलम, ये 2 पार्ट होते हैं। मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग। और सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैन प्योर ब्रीडिंग टोल प्लांट की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। देखो टोल और ड्रॉप वाला बताना है, तो मान लो हमने 100 प्लांट ले लिया F1 जनरेशन में, सेल्फ पोलिनेटेड किया तो शॉर्ट प्लांट मिले हमें F2 जनरेशन के। तो अब हमें बताने कितने शॉर्ट मिले हैं और उसको सुटेबल रीजन के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। देखो जो हमने वो फर्स्ट लॉ जो इनहेरिटेंस है उसी को एक्सप्लेन करते हुए हम इसको करेंगे। देखो भाई, हमने टोल प्लांट लिया, उसके लिए हमने बना लिया कैपिटल TT, शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल TT। अब हमने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो हमें पता है ट्रेड क्या आएंगे, कैपिटल T स्मॉल t। अब मैंने उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो हमारे पास ये 4 गैमेट्स आ गए। देखो भाई, कैपिटल TT प्योर टोल है, ये भी टोल है, ये टोल है, और ये तो रेशो क्या आ गया, 3:1। तो अब हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं भाई, 100 में से 3 रेशो है तो 75 प्लांट तो टोल मिलेंगे और ड्रॉप कितने मिलेंगे, 25। तो और F2 जनरेशन में कैसे मिलेंगे भाई, रेशो क्या बनता है, 1:2:1। तो इसका मतलब हमारा जो कैपिटल TT वाले कितने हैं, 25, और कैपिटल T स्मॉल t वाले 50, और दोनों स्मॉल t वाले कितने हैं, 25। इस तरीके से ये हमें प्लांट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है,
देखिए भाई, रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक में रीड्रॉ करो एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखो भाई, जो भी रे फोकस में से जाती है वो कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है बस आपको। आगे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है और उसको कॉन्टैक्ट कर दिया। कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 50। अब हमें पावर ऑफ अकोमोडेशन बतानी है। देखो पहले P1 निकाले, हमें पता है कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो 1/25 इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करा, तो इसकी आ गई 4 डायोप्टर। कितनी आ गई, +4 डायोप्टर। P2 में नेगेटिव होती है, तो माइनस के 1/50, 100 से क्यों गुना किया हमने, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितनी आ गई, माइनस के 2 डायोप्टर। अब दोनों को जोड़ दो, P1 + P2। 4 डायोप्टर में अगर मैं माइनस के 2 डायोप्टर जोड़ती हूँ तो आंसर कितना आएगा भाई, 2 डायोप्टर। अगला फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन, हमने फोकल लेंथ बतानी है। अब F1/F इसका उल्टा कर दो, तो 1/2 और उसको 100 से गुना कर दो, तो कितना आ गया भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व भी करा हुआ देखते हैं, अब जो मैंने आपको बताया है। देखिए भाई, फोकल लेंथ हमें दे रखी थी, 1/F करा, देखो +4 आ गया, इसका -2, और देखो ये हमने निकाला है +2, और देखो ये आ गया ना 50, सेम एज इट इज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, वाई डज ए पेंसिल अपीयर बेंट एंड शॉर्ट व्हेन इमर्ज इन वाटर। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, एक सैम्पल पेपर में पहले भी आया था और ये रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है। इसका डायग्राम हम पीछे देखेंगे। ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो M की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, कितने दे रखी है भाई, 2। अब ये क्या है, हमारे पास लेंस है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो U दे रखी है हमें कितनी है भाई, -20 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ बतानी है। हम क्या जानते हैं भाई, M बराबर क्या होता है, लेंस में पॉजिटिव होता है V/U। M दे रखा है 2, V हमें निकालना है, U है -20, तो V की वैल्यू कितनी होगी, -40 हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, 1/F बराबर क्या होता है लेंस में, 1/V - 1/U, 1/F। V की वैल्यू कितनी है, -1/40, U की वैल्यू कितनी है, -20, -1/40 माइनस प्लस के 1/20, एलसीएम 40, -1 प्लस में 2 में से गया 1, 1/40, तो F की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 40 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये डायग्राम और देख लेते हैं हम, 26 का A। देखिए भाई 26 का A डायग्राम, देखो पेंसिल है, पेंसिल से 2 रे जा रही है बाहर। देखो ये हमारा क्या है, वाटर मीडियम। जैसे पेंसिल से देखो यहाँ से जैसे आएगी, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है ये कैसा मीडियम है भाई, डेंसर मीडियम। जैसे ही रेयर मीडियम में आएगी तो बैंड अवे हो जाएगी, तो हमारा ये आई दूर होएगा। इसी तरीके से ये वाला भी दूर हो जाएगा। अब हमने देखा दोनों जो रे है ना वो मिली नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। जैसे हमने उसको बढ़ाया तो ये पीछे की तरफ जाके मिल गई, तो इमेज हमें वास्तव में ऊपर दिखाई दे रही है। तो पेंसिल वास्तव में है कहाँ, नीचे, लेकिन दिखाई कैसे दे रही है हमें, ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C सेक्शन। देखिए भाई, व्हाट विल हैपन टू द डेड प्लांट, एनिमल एंड गार्बेज इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर। देखो भाई, डिकम्पोजर नहीं होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये कभी भी डिकम्पोज ही नहीं होंगे, तो धरती क्या बन रहेगी, कचरे का ढेर। अगला, विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल टेक प्लेस इवन इफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉट देयर। इसे क्या रखा है, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो तो क्या मिट्टी में जो फर्टाइल पावर है वो दोबारा इंक्रीज हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकिल। अगर वो ही नहीं होंगे तो रिसाइकिल भी नहीं होंगे। चलो फिर भी हम इसका लिखने का तरीका देख लेते हैं 27 में। देखिए भाई, इसे क्या कहता है, डिकम्पोजर की एब्सेंस में डेड प्लांट, एनिमल और गार्बेज वो सब क्या है, अकुमुलेट हो गए। बिग पाइल का मतलब बड़ा सा ढेर बना लिया उन्होंने, बना लिया तो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएंगे इंसेक्ट्स के लिए। पैथोजन का मतलब ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन। हो गए। अब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो एजिटेड रहेगी, उसमें स्मेल भी आएगी, फॉल स्मेल है ना, और हमारी आंखों को देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी वो। और अगला हमें क्वेश्चन पढ़ना था, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाए सभी तो क्या रिप्लेनिश हो पाएगी मिट्टी में, नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं। तो इसका मतलब एंड आर यूज वंस मोर बाय द प्लांट, और प्लांट उनको यूज करते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब हम आगे डी सेक्शन पे। ठीक है, देखिए भाई हनी सी पे है अभी। देखिए, व्हाट विल हैपन टू द डेड प्लांट्स, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस बतानी है। देखिए, मान लो करंट यहाँ से बहना शुरू हुआ, अब वो करंट जा रहा है, तो देखो करंट को जाने के लिए इधर से तो वो डायरेक्ट चला जाएगा इसी रास्ते से। अब ये करंट दो जगह डिवाइड हो गया, एक तो इस साइड और एक इस साइड, तो ये दोनों कैसे बनेंगे, पैरेलल, है ना। तो अब हमें इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है।
देखिए भाई 28 का ए। ये देखिए अब हमारे पास क्या है 1/r पैरेलल, तो क्या आएगा, सारे पैरेलल है वो 1/r1 1/r2 1/r3, तो सबको पुट करके हम निकाल लेंगे। अब 4 ओम जो है और 20 ओम कैसे थे, सीरीज में, तो अब हम उसको निकालेंगे। तो R1 + R2, तो R A और B के बीच में जो है वो क्या आएगा, पैरेलल प्लस में R4, तो इसको हम निकालेंगे 24 ओम आएगा। देखिए हमने क्या देखा है यहाँ से, जैसे देखो इधर से करंट फ्लो करा, ठीक है, यहाँ से फ्लो होने के बाद ये करंट एक तो सामने चला गया और एक इस साइड चला गया, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या आ गई भाई, इधर से पैरेलल में आ गई। तो हमारे पास 1 2 3 ये तीनों चीज़ें कैसे हो गई, पैरेलल। लेकिन जब करंट यहाँ से फ्लो करता है तो वो सीधे इस रास्ते से जा सकता है ना, तो 10 10 20, तो इसका हमने कैसे निकाला है भाई, देखो 10 10 20, तो 10 10 20 का हमने पैरेलल करके निकाल दिया। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, 20/4 कट के 4 ओम आ गया। अब आर जो ए बी के अक्रॉस निकालना है, पैरेलल वाला और 4 वाला, दोनों रिजल्टेंट जुड़ जाएंगे, तो 20 में 4 जुड़े कितने हो गए भाई, 24, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाला इसको। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, द फ्यूज 1 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ऐसे हमारे पास फ्यूज है। कैलकुलेट एंड सिलेक्ट द फ्यूज 1 किलोवाट पावर एट 220 वोल्टेज। अब देखो भाई हमारे पास पावर कितनी है, 1 किलोवाट, इसका मतलब कितना हो गया भाई, 1000 वाट, और V कितनी है, 220 V। I का फॉर्मूला क्या बनेगा, P/V। मैंने 1000 को 220 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, ये किस पे जाएगा, 4.4 समथिंग, इसका मतलब हमें 5 एम्पियर वाला फ्यूज सिलेक्ट करना है। ओके नेक्स्ट, वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट ग्लो। देखो कोड क्यों ग्लो नहीं करती, जो कोड होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर का, वो किससे बना होता है, कंडक्टर कौन से होते हैं, कॉपर वगैरह से। जो कॉपर है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन जो एलिमेंट होता है ना वो अलॉय का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद वो ग्लो करता है, ना कि कैसा हो जाता है, रेड ग्लो हो जाता है, ठीक है। वट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, वाइट लाइट का प्रिज्म में पास होकर 7 कलर में स्प्लिट हो जाना, क्या कहलाता है, स्कैटरिंग। अब जो कलर है स्काई का वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर ही स्कैटर होता है, और इसको स्कैटरिंग इफेक्ट बोलेंगे। फिर भी हाँ प्रॉपर लिखने का तरीका देखिए 29 में देखिए भाई क्या दिखा रखा है, फिनोमिना, जब रे ऑफ लाइट ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, या हम जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के क्या होती है, रेसिप्रोकल, ठीक है। और ब्लू कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कैटर ब्लू कलर है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के द्वारा स्कैटर हुआ है, इस वजह से वो स्काई हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई अगला है, ए स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करता है ए और बी दो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं इसमें, अमंग ही ऑब्जर्व द चेंज इन कलर इन ए एंड फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड इन बी। देखिए भाई यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, उसमें आयरन नेल डाल रखी है, तो Fe में जब मैं CuSO4 डालूंगी, हमें पता है कलर चेंज होगा क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। पहले इसका कलर क्या था, ब्लू, अब ये क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर, या पेल ग्रीन भी बोल सकते हैं हम। अगले में टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, और अगले में क्या है भाई, बेरियम क्लोराइड BaCl2। जैसे वो बनेगा तो क्या बनेगा भाई, BaSO4, और हमें पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, BaSO4 हमें इनसोल्यूबल सॉलिड मिलेगा, प्लस में NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज रिएक्शन इन सेट ए एंड बी। ए में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और बी में कैसी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक मोर एग्जांपल देना है इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो हम और भी दे सकते हैं, जैसे PBI वाला भी दे सकते हैं ना, KNO3 वाला भी दे सकते हैं। अगला, वट हैपन व्हेन X रिएक्ट विद H2 इन फॉर्म ऑफ निकल और प्लेटिनम टू Y। देखो भाई जब ये है ना एडिशन रिएक्शन है, वैसे जब देखो जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो हमेशा क्या बनता है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो अगर ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जड़ देते हैं, तो हमें XYZ को क्या करना है, आइडेंटिफाई। चलो भाई इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बैक में 31। देखिए भाई क्या दे रखा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो भाई अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला आ गया, उसमें जैसे हाइड्रोजन ऐड करी तो वो अनसैचुरेटेड, देखो ये क्या है, इथीन, इथीन से क्या बन गया, ये इथेन।
अब मैंने इस इथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक H की जगह क्लोरीन डिस्प्लेस होगी, तो ये क्या है भाई? C2H6 है, तो यहाँ पे C2H5 एक H की जगह क्लोरीन आ गया, और H ने Cl के साथ ज्वाइन करके क्या बनाया? HCl। और देखो भाई, तो Y और Z मिल गई इस तरीके से हमें, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो, और फिर 2 के लिए इथ होता है तो इथेन, है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन कैसी है? सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 32। देखो भाई 32 में क्या रखा है? नीट डायग्राम बनाना है ह्यूमन ब्रेन का, और लेबल करने इसके पार्ट, मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड में होती है और मिड ब्रेन बीच में है। देखो भाई इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए भाई, हमने मिड ब्रेन बीच में बना दिया, और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, हिंड ब्रेन में के पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन टू। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्टमीटर। डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ SI, यूनिट ऑफ चार्ज एंड वर्क। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q। जब वर्क 1 जूल है और चार्ज 1 कूलम फ्लो करे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। और सर्किट सिंबल बनाना है वेरिएबल रजिस्टर के लिए, और प्लग की जब क्लोज हो उसके लिए। देखिए भाई 35 का ए। देखिए भाई, अब हमारे पास क्या दिखा रखा है 35 के ए के अंदर? 35, एक मिनट, 32 हो गया, 33, अच्छा वो मैंने पीछे छोड़ दिया, एक मिनट रुकिए, इसके आंसर्स अलग है यहाँ पे। चलो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई 35 के ए में यहाँ पे हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाना है, इस तरीके से बना के, और इसके ऊपर एरो कर दीजिए, और हमें प्लग की जब क्लोज हो तो इस तरीके से होता है, ओके। आगे 2 सर्किट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, विच वर द 2 सर्किट हैज मोर रेजिस्टेंस। देखो भाई सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो सर्किट 1 में होगी। अब किस में करंट ज़्यादा पास होएगा? पैरेलल में ज़्यादा पास होएगा, तो सेकंड में ज़्यादा पास होगा। आगे इन विच सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। किस सर्किट में V सेम रहेगा? पैरेलल वाले में, ठीक है। R1 बड़ा है R2 से, बड़ा है R3 से। किस सर्किट में ज़्यादा हीट आएगी? H बराबर क्या होता है? I² RT। जिसकी R ज़्यादा उसकी H ज़्यादा, तो R1 में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे टंगस्टन यूज होता है, बल्ब ऑफ फिलामेंट में क्यों यूज करते हैं? कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आगे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उसके ब्रेड, टोस्टर, आयरन है, अलॉय क्यों बने होते हैं? नंबर 1 रीजन तो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट पे। नंबर 2 उनकी रजिस्टिविटी हाई होती है, तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। सीरीज अरेंजमेंट है वो यूज क्यों नहीं होते? एक तो देखो करंट पावर कम मिलती है, दूसरा एक अप्लायंस ख़राब हो गई तो दूसरी भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद दिस एरिया? तो R प्रोपोर्शनल होती है 1 एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर है, यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज होते हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उससे वेस्टेज नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। आगे योर मदर प्रिपेयर्ड ए केक फॉर यू बट यू फाउंड दैट केक वॉज बिटर इन टेस्ट। देखो भाई मम्मी ने केक बनाया, केक कैसा है? कड़वा। तो विच इंग्रेडिएंट शी एडिड विच मेक द केक बिटर? तो क्या डाला उसने? बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगा? केक को फुलाएगा। सजेस्ट शी हैव ऐड इन डो ऑफ केक, गिव रीजन। तो उसको कुछ एसिडिक चीज़ें डालनी चाहिए, नींबू कुछ भी एसिडिक चीज़ें डालेगी ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अगला एक स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व करता है कि यंग चाइल्ड वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग इज स्टंग बाय द, वो वनीला डाल सकती है केक में, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो यंग चाइल्ड, वो खेल रहा था झूले पर, उसको एक ततैये ने काट लिया। शी स्टार्ट क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है और उसके टीचर इमीडिएटली पेस्ट लगाते हैं। तो वो किसका पेस्ट लगाएंगे? देखो भाई जो ततैया हमारे शरीर में बेस छोड़ता है तो उसके टीचर कुछ एसिड रगड़ेंगे, तो उस पर नींबू रगड़ सकता है वो। तो नेम द वाइट सब्सटेंस एंड वाई डिड शी अप्लाई इट ऑन द इफेक्टेड एरिया। वाइट पेस्ट लगा रहे हैं, तो वाइट पेस्ट वो क्या लगा सकते हैं भाई? कुछ भी एसिडिक चीज़ें लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? एसिडिक। देखिए भाई वो क्या रगड़ेगा उसके ऊपर? देखो सोडियम कार्बोनेट उसकी मम्मी ने यूज किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने अभी आपको बेकिंग सोडा बताया था। जैसे ही वो उसमें उसने टार्टरिक एसिड डाल दिया, डालने के बाद क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो CO2 गैस, पानी प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब बेकिंग सोडा के क्या यूज है? एक तो वो एक्सेस एसिडिटी हो जाती है पेट में, उसको रिमूव करता है। दूसरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में उसको डालते हैं। नेक्स्ट जो ततैया है हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड जोड़ता है, तो जो वाइट पेस्ट अप्लाई किया है वो बेकिंग सोडा है। क्या है भाई? बेकिंग सोडा। एक मिनट, ततैया हमारे शरीर में
बेस छोड़ता है और मधुमक्खी क्या छोड़ती है, एसिड। तो इसको एक बार हम चेक करेंगे, ये मुझे गलत ही लग रहा है यहाँ पे। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस हुज कम्बिनेशन फॉर्म द कॉमन साल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। देखो भाई, एसिड और बेस जो हम अपने फूड में यूज करते हैं वो बताना है, उसका फॉर्मूला, केमिकल नेम और उसका पीएच। ठीक है, 36 का सी। देखिए भाई, केमिकल नेम जो है कॉमन साल्ट का वो सोडियम क्लोराइड है। और देखो HCl में NaOH जोड़ा तो एसिड और बेस मिलकर क्या बन रहा है हमारा, साल्ट और पानी। और देखो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा जो साल्ट है वो कैसा है, न्यूट्रल, और इसका पीएच कितना है, 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट यूज टू प्रिपेयर फॉल्स सीलिंग। देखो भाई, फॉल्स सीलिंग लगाने के लिए हम POP का यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। आगे ये कैसे प्रिपेयर की जाती है और जब इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, CaSO4 में जैसे मैं पानी मिक्स करूँगी 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये क्या बन जाएगी भाई, जिप्सम, CaSO4 डॉट 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। आगे फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, तो उसका चेंज पीएच जब चेंज वो सोर खट्टा हो जाता है वो, तो उसका पीएच क्या होता है, 7 से कम हो जाता है। एक्सप्लेन योर 6 से कम हो जाएगा पीएच। सोर सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर वेजल में क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो जहरीले, उन दोनों में क्या होता है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मेटल का साल्ट, जो कि होता है टॉक्सिक नेचर में, इस वजह से उसको हम कॉपर के बर्तन में नहीं रखते। जो कलर है कॉपर सल्फेट का चेंज क्यों हो जाता है गर्म करने से, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है उसमें 5 मोलिक्यूल ऑफ क्या होते हैं, पानी। जैसे हम उसको हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस हो जाएगा और वापस से कैसा कलर चेंज हो जाएगा, वाइट। फिर भी हम इसके आंसर को पीछे देखते हैं। देखिए भाई, अब हमें क्या दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए भाई, जिप्सम है उसको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो POP बनता है, 1.5 मोलिक्यूल पानी के अलग हो जाते हैं। आगे पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 6 से, क्योंकि इसका लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर। जो सोर्स सब्सटेंस है ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखते, क्योंकि उनके अंदर एसिड होते हैं और वो रिएक्ट करके पॉइजनस नेचर में जो साल्ट बनाते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अब देखो कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, जैसे हमने उसको गर्म किया वाइट बन गया, 5 मोलिक्यूल पानी के अलग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, हमने बीच में ये 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिए। क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विच विद अ लेवल डायग्राम टू शो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमें डायग्राम की हेल्प से करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सपीरियंस बताना है कि उसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो किधर किधर डिस्प्लेस होता है, और हमें रूल बताने हैं जिससे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनाते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, देखो हमने होल्ड योर left hand in such a way that your thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. Then we can apply father, mother and child rule. Then we can say that F means force. Force will represent thumb, and forefinger will be in the direction of father, mother. M का मतलब magnetic field, and middle finger that represent our current direction. Okay, तो वी कैन यूज, देन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है। ओके, नाउ हमारा क्या क्वेश्चन आता है, स्टेट द रूल। देखिए ये डायग्राम अभी मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, दूसरा जब जो वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक कवरिंग, कई बार वो हट जाती है तो भी वो टच में आती है, तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से वो होता है। वो डिवाइस जो सेफ्टी मेजर में होती है वो फ्यूज होती है, वो किसके ऊपर काम करता है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अगला सेक्शनल व्यू बताने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके पार्ट लेबल करने, जहाँ पे एग डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेड होता है। देखो इम्प्लांटेड तो यूट्रस में होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, एग डेवलप होता है ओवेरी में। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस दैट द यूट्रस अंडरगो टू रिसीव द जाइगोट, और इफ़ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, जाइगोट रिसीव होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब जाइगोट रिसीव नहीं होता है तो उसके मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तो यूट्रस के चारों तरफ थिक लाइनिंग बन जाती है। ठीक है, और जो कि ब्लीडिंग होती है। फिर उसको नेम एनी 4 एसेक्सुअल मेथड, देखो क्या क्या मेथड होते हैं, पहला बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन,
और फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और हम क्या बता सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला डायग्राम, अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे होता है, डायग्राम देखेंगे। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। जो फिजन है ना उसमें भी वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टीसेलुलर में होता है। दोनों के अंदर एक से दो ही बनते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि फिजन होता है यूनिसेलुलर में और फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टीसेलुलर में। अब देखिए हमारे दो डायग्राम बच चुके हैं, वो हम पीछे देखते हैं। हमारे डी वाला देखिए भाई, करंट कैरिंग जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में डाल रखा है एम, और देखो हमने क्या किया, एक स्टैंड ले लिया, एल्यूमिनियम रोड लटका रखी है, स्टैंड है, करंट दे रहा है। तो करंट कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस, तो करंट कहाँ आ रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये यू शेप का हमारा क्या है, मैग्नेट, जैसे हम उसमें लगाएंगे फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे तो हम देखते हैं डिस्प्लेस होता है यहाँ पे। तो पहले जो सेटअप हमने अरेंज कर दिया, की प्लग करते ही करंट फ्लो करने लग जाएगा। करंट कैसे जा रहा है भाई, क्यू से पी की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, करंट जो है वो क्यू से पी जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन आई रोड में, रोड इधर उधर घूमती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कंडक्टर फास्टर कब मूव करेगा, F = m/a। अगर देखो एक तो करंट ज़्यादा देंगे तो भी ज़्यादा मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने अभी आपको बताया है, शॉर्ट सर्किट भी बताया था। नेक्स्ट देखो ये डायग्राम हमारा रह गया था, देखो ये हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। इसके अंदर देखो बीच में यूट्रस, और ये जो दो हैं वो क्या है, ओवेरी, और ये ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, यूट्रस में क्या चेंज आते हैं, जो इनर वाल है ना यूट्रस की वो थिकन हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, को रिसीव करने के लिए। जाइगोट नहीं बनता तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन आ जाते हैं, ठीक है। आगे अमीबा का डायग्राम देखना था, एक से देखो दो में स्प्लिट हो रहा है न्यूक्लियस पहले, फिर वो स्प्लिट होने के बाद दो अमीबा बने हैं, फिर वो दोनों स्प्लिट अप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हमारा ई सेक्शन लास्ट रह रहा है। यस, हम ये सारे कर चुके हैं। देखिए भाई ई सेक्शन, और देखिए रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसमें इमंस वर्थवाइड हेल्थ बर्डन है। इट इज एस्टिमेटेड 235 मिलियन जो पीपल है वो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। मोर देन 200 मिलियन पीपल क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज हो रही है। 65 मिलियन एंश्योर करते हैं कि COPD की उनकी बीमारी हो गई है। तो देखो ये सब हमें गिवन है, ये पूरा पैराग्राफ। हावर लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैस। तो लंग्स में क्या होता है भाई, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो वहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। तो अगर सारे एल्वियोलाई को खोल दिया जाए तो वो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कंटेन कर लेते हैं। ब्रीथिंग करते हैं हम, साइकिल रिथमेटिक होती है। एक्सचेंज ऑफ गैस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जस्टिफाई करना है। और डिफरेंस बताना है रेस्पिरेशन प्लांट एंड रेस्पिरेशन लेवल में, और सीलिया को एक्सप्रेस करना है। देखिए भाई, जो हमारा ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमाइज करने के लिए एरिया गैस एक्सचेंज के लिए क्या होता है भाई, हमारा इनर सरफेस जो लंग्स की होती है उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है जहाँ पे ब्लड एक्सचेंज होती है, O2 और CO2। अगला हमें बताना था ब्रीथिंग क्या होती है। तो इवन थो द ब्रीथिंग साइकिल इज रिथमेटिक है, लंग्स हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं एयर का, फिर उसके बाद उसमें एब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन, और CO2 क्या होती है, रिलीज, वो लगातार चलता रहता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, और एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। आगे हमें बताना था देयर आर टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसका काम क्या होता है, डस्ट, माइक्रोब्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करना, जो कि हम इनहेल करते हैं। तो इनहेल करते वक्त वो तो रिमूव होनी चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे म्यूकस एंड हेयर इन द नोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सीलिया के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, पता ही हमें। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट है। व्हाट इज द शेप ऑफ रेनबो। रेनबो की शेप कैसी है, दो एसेंशियल कंडीशन बतानी है जो रेनबो बनने के लिए ज़रूरी है। कलर, रेड कलर जो है वो रेनबो के टॉप पे क्यों दिखाई देता है, और रिफ्लेक्शन क्या है। तो इन सभी के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए लास्ट में, देखिए भाई सबसे पहली बात, रेनबो एक आर्क के रूप में होता है, ठीक है, और एट ए कॉन्स्टेंट एंगल पे, और ये कहाँ होता है, आपके हेड के शेडो के साइड में। शेप जो होती है रेनबो की वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग होती है। आगे रेनबो बनने के लिए एक तो वाटर ड्रॉपलेट होनी जरूरी है, और जो सन है उसके बिल्कुल बैक में बनता है रेनबो, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे अगला मैं बताना था, जो रेनबो में रेड कलर सबसे ऊपर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा, इस वजह से वो बैंड सबसे कम होता है। कम होने की वजह से जो लाइन है साइड की रेड की, वो अप्रॉक्सीमेटली कितने एंगल पे होती है, 42 डिग्री पे, इस वजह से वो हमें टॉप पे दिखाई देता है। अगला देखो, अगला में
रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना था। देखो भाई, डायरेक्शन हम जानते हैं जो लाइट है जब वो रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होकर बैंड होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए भाई 39। देखिए भाई, मेटल एक्स विच इज लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो भाई, सबसे नीचे होती है प्लेटिनम, आगे मेटल वाई इन द मिडल में, और मेटल जेड बताने है जो हाई में है। सबसे आगे केदारनाथ का मान ली तो के सबसे हाई पे हो गया। प्रोसेस जो है रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम और नोन एज, इम्प्योरिटी को रिमूव करना के प्रोसेस का नाम बताना है, और एक मरकरी और कॉपर की और बतानी है। तो सभी के आंसर्स के लिए बैक में चलते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, मेटल एक्स जो कि ऑब्टेन की जाती है हीटिंग से, उसके ऑक्साइड पे मरकरी को हम ऑब्टेन करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं, HgO से हमारा बनता है Hg लिक्विड में प्लस O2। मेटल वाई जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में होती है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के। मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Zn अलग होगी और CO अलग होगी। मेटल जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होती है उसका सिंपल हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो Na+ में इलेक्ट्रॉन मिला तो Na, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Cl2+ 2 क्लोरीन। और वो प्रोसेस जिसमें सैंड और सोइल में प्रेजेंट होती है और में उसको रिमूव करते हैं उसको कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ और बोलते हैं। मरकरी की ओर का नाम सिनेबार होता है जिसका फॉर्मूला HDS है। कॉपर की ओर का नाम कॉपर पाइराइट होता है जिसका फॉर्मूला CuS है। थैंक यू वेरी मच।